नमस्कार, आपका स्वागत है फन स्टडी में एक बार फिर से। मैं हूँ यश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला और हमारा विषय है इतिहास, जो कि एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 9वीं के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो मैं आपको कक्षा 9वीं में उपलब्ध जो इतिहास की पुस्तक है उसमें उपलब्ध अध्यायों को आसान शब्दों में कहानी के रूप में समझाऊंगा। ये न केवल उपयोगी होगा कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए, बल्कि ये उनके लिए भी उपयोगी होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके अपनी आधारशिला मजबूत बनाना चाहते हैं एनसीईआरटी द्वारा। ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना हम वक्त को गवाए चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के इतिहास का पहला अध्याय। तो एनसीईआरटी की पुस्तक में जो कक्षा 9वीं के इतिहास का पहला अध्याय है उसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 की सुबह से, जब फ्रांस का पेरिस शहर जो था, फ्रांस देश का जो पेरिस शहर था, वह आतंक की स्थिति में, आतंक के माहौल में डूबा हुआ था। और अफवाह ये भी थी कि फ्रांस के राजा ने वहाँ के सिपाहियों को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया है। हालांकि राजा ने सिर्फ सेना को शहर में घुसपैठ करने के लिए आदेश दिया था। 7,000 महिलाएं और पुरुष दोनों टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए थे, जहाँ पर वो तैयार कर रहे थे एक जनसेना। और इस जनसेना का गठन होते ही वे कई सारे हिस्सों में बँट गए और हथियारों की खोज में निकल गए। इस तरह से सैकड़ों लोग शहर के पूर्वी हिस्से में निकल पड़े और जहाँ पर उन्होंने शहर में मौजूद किले को तोड़ डाला और कैदियों को छुड़ा लिया। इस किले में उन्हें कई सारे हथियार और गोला बारूद मिलने की आशंका थी। इसी कारण उन्होंने इस किले में हमला किया था। तो इस किले को तोड़ने के लिए शहर के लोगों और वहाँ पर किले में मौजूद कमांडर्स के बीच में एक मुठभेड़ होती है, एक लड़ाई होती है, और जहाँ पर सारे कमांडर लोगों के द्वारा मार दिए जाते हैं। वहाँ पर जो कैदी मौजूद थे वो 7 की संख्या में थे और उनको छुड़ा लिया जाता है। वहाँ के राजा की जो निरंकुश शक्तियाँ थीं, ऐसी शक्तियाँ जिन पर राजा का अंकुश नहीं था, वो चाहे जैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था। इन्हीं शक्तियों के कारण लोग उस किले से नफरत करने लगे थे, घृणा करने लगे थे। और यही एक कारण था जिसकी वजह से लोगों ने इस किले को तोड़ दिया और उसके पत्थरों के जो टुकड़े थे किले में, वो बाज़ारों में बेच दिए गए। और ये बाज़ारों में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस की यादों को टुकड़ों के रूप में अपने घर में संजो कर रखना चाहते थे। इस घटना के बाद पेरिस के शहर और उसके अलग अलग कई क्षेत्रों में इस तरह की लड़ाइयाँ देखने को मिली। और हालांकि अधिकांश जनता जो उस शहर की या देश की थी, वो आंदोलन या विद्रोह कर रही थी हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए, यानी कि जो ब्रेड या वहाँ का जो मूल्य भोजन का जो जरिया था, ब्रेड जिसको पाव रोटी कहा जाता है, उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी थी। इसी कारण विद्रोह चल रहा था। और जब इतिहासकारों ने इस घटना को पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें लगा इस घटना ने ही उन घटनाओं की कड़ियों का शुरुआत किया जिसने अंततः फ्रांस के राजा की फांसी की कहानी लिखी। उन्हें लगा कि यही एक घटना इस कहानी की शुरुआत थी जिससे उस फ्रांस के राजा की फांसी मिली। और यही इस हमारी अध्याय की शुरुआत है, यही हमारी इस अध्याय की प्रस्तावना है। हम इसकी आगे वाली इकाई पर बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, यानी कि फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी के अंत तक, या 18वीं शताब्दी के अंत के दौरान जो फ्रांसीसी समाज था वो कैसा था, इसको हम समझने वाले हैं। तो सन 1774 की बात है। तब वहाँ पर जो बर्बन साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां, वो फ्रांस की गद्दी को हथिया लेता है और उस पर बैठ जाता है। वह उस समय 20 साल का था और उसका विवाह ऑस्ट्रिया देश की प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया देश की जो रानी होती थी, जो राजकुमारी थी, उसका नाम था मैरी एंटोनेट, उनसे करवा दिया जाता है। तो जिस समय लुईस 16वां राजगद्दी पर बैठा फ्रेंच की, उस समय उसने देखा कि राजकोष उसको खाली मिला। उसने राजकोष जो खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था और इसका कारण था लंबे समय तक फ्रांस में चले युद्ध और
वर्साय के जो महल और वहाँ का जो राज दरबार था उसको उसकी शान शौकत बनाए रखने में काफ़ी फिजूल खर्चा किया गया था। इसी कारण आज जो फ्रांस का खजाना था वह पूरी तरह से खाली हो चुका था। लुई 16 के जो शासनकाल में फ्रेंच ने 13 अमेरिकन उपनिवेशकों को आज़ाद होने में सहायता दी थी, जिनका उन दोनों का जो समान शत्रु था वो ब्रिटिश था। यानी कि ब्रिटिश फ्रेंच और अमेरिका दोनों का ही शत्रु था। इसी कारण ब्रिटिश से अमेरिका को आज़ाद करवाने के लिए लुई 16 ने मदद की थी अमेरिका की। और इसके लिए जो युद्ध हुआ था उसके कारण 1 बिलियन लीवर की और ज़्यादा कर्ज बढ़ जाता है फ्रेंच के ऊपर, जो कि पहले ही 2 बिलियन लीवर्स था। लीवर जो है उस समय की फ्रेंच की करेंसी हुआ करती थी। अब जो कर्जदार या कर्ज देने वाले जो कर्जदाता थे उन्होंने सरकार पर 10% ब्याज लगाना शुरू किया, जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था अपने खर्चे चलाने के लिए। अब कर्ज का 10% ब्याज चुकाने के लिए जो कि इतना बड़ा हिस्सा था, सरकार को अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उस ब्याज को चुकाने के लिए ही खर्च करना पड़ने लगा। कहने का अर्थ ये है कि जो ब्याज के बढ़ने से उस ब्याज अकेले को ही चुकाने में सरकार को अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा देने की मजबूरी हो गई। अब फ्रांस की सरकार को अपने जो रेगुलर खर्च हुआ करते थे, जो उनके रोज़मर्रा के खर्च थे, जैसे कि सेना, दरबार और ऑफिस और इसके साथ महाविद्यालयों को चलाने के जो खर्च होते थे, उनको चलाते रखने के लिए, उनको जारी रखने के लिए उन्हें अंततः जो कर थे उनको बढ़ाना पड़ा, जो कि हालांकि ये जो उपाय था वह भी पर्याप्त नहीं था। इन खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार ने करों को बढ़ाया, लेकिन फिर भी यह भी पर्याप्त साबित नहीं हुआ। जो फ्रेंच का समाज था वो 18वीं शताब्दी में 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इन हिस्सों को हम अंग्रेजी में ईस्टेट या वर्ग कह सकते हैं। जो इन हिस्सों में से जो तीसरा वर्ग या तीसरा हिस्सा था, वही एकमात्र ऐसा वर्ग था जो करों को चुकाया करता था। जो पहला हिस्सा है उसमें क्लर्जी यानी कि चर्च में पूजा करने वाले पादरी आदि आते थे, और जो दूसरा हिस्सा था उसमें कुलीन नोबिलिटी यानी कुलीन लोग जो बड़े कुल के हुआ करते थे उनको शामिल किया गया था। और जो तीसरा वर्ग था उसमें बड़े बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी, इसके साथ ही वकील ये शामिल थे, और किसान और कलाकार भी शामिल थे, और इसी के साथ छोटे किसान और बिना भूमि वाले लेबर, जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, ऐसे लेबर शामिल थे, और साथ में नौकर भी इसी वर्ग में आया करते थे। जो ये फ्रांसीसी समाज था जो कि इन वर्गों में बटा हुआ था, वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था, और इसे हम प्राचीन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। माफ़ कीजिए, इसे हम सामंती व्यवस्था के रूप में जानते हैं। ये मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। ये जो वर्ग था फ्रांसीसी वर्ग था, फ्रांसीसी वर्ग का ये जो विभाजन था वह मध्यकालीन सामंती व्यवस्था है उसका हिस्सा हुआ करता था। जबकि जो 1789 के पहले का जो समाज था उसे हम प्राचीन राजतंत्र के रूप में या प्राचीन राजतंत्र के नाम से जानते हैं। 90% आबादी का 90% हिस्सा जो था वो किसानी का काम किया करता था, और इसमें से बहुत ही कम ऐसे संख्या के किसान थे जिनके पास अपनी खुद की भूमि थी। जबकि जो 60% भूमि का हिस्सा था वो बड़े बड़े कुलीन लोगों के पास और चर्च या फिर अमीर सदस्यों के अंतर्गत आता था। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप था अमीर और गरीबों के बीच उस समय भी, जब फ्रांस की क्रांति शुरू होने वाली थी। अब पहले 2 वर्गों के लोग यानी कि पादरी लोग और कुलीन लोग, इन लोगों के पास कई सारे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे राजा के द्वारा, जिनमें शामिल था एक तो सामंती के द्वारा भी अब किसानों से वसूली कर सकते थे, और सबसे बड़ा विशेष अधिकार यह था कि उन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट दी गई थी। और इस तरीके से उन्हें एक और विशेष अधिकार प्राप्त था जो कि वो किसानों से सामंती वसूल कर सकते थे। यानी कि सामंती का अर्थ होता है ज़मींदारी, यानी कि ज़मींदारी का जो कर्ज था जो वो उनसे किसानों से वसूला करते थे।
तो सामंती और कर और अपनी खुद के खर्च को चलाने के लिए जो किसान थे वो बड़े बड़े लोगों के घरों में, उनकी सेना, उनकी मैदानों में, इसके अलावा सेना में और जो सड़क है उसके निर्माण में, इन सभी जगहों पर काम करने के लिए बाध्य थे। इसका अर्थ है कि किसान खेती के सिवा उन्हें ये अन्य 4 जगहों पर भी काम करना पड़ता था, तभी वे अपने खर्चों और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते थे, जो कि आप देख सकते हैं कि अत्यधिक कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन का हिस्सा था। और इसी तरीके से चर्च के द्वारा भी धार्मिक कर के रूप में एक हिस्सा टेथिस के नाम से, उसको टाइथ या टेथिस के नाम से जाना जाता था, किसानों से वसूला जाता था। यानी कि किसानों को न केवल सरकार को कर देना पड़ता था, बल्कि बड़े बड़े कुलीन लोगों को और चर्च को भी कर देना पड़ता था अलग अलग हिस्सों में। तो इस तरह से तीसरे वर्ग के जो सभी सदस्य थे उनको काफ़ी सारे टैक्स देने पड़ते थे, जो सरकार के टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हुआ करते थे, जिसको ताइली के नाम से जाना जाता था, वह उन्हें देना पड़ता था। कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस और हर रोज़ के आर्टिकल्स जो कि वो किया करते थे, जिनमें शामिल है नमक और तम्बाकू, इन सब पर भी लगने वाला कर उन्हें देना पड़ता था। इसका अर्थ है कि जो सारी की सारी आर्थिक गतिविधियाँ थीं, उनका जो पूरा बोझ था वो तीसरे वर्ग पर ही मात्र था। पूरा तीसरा वर्ग सारे करों का जो बोझ है वो अपने सिर पर उठाए हुए था। और इस तरह से शासन और पहले 2 वर्गों के द्वारा तीसरे वर्ग के लोगों का बहुत बुरी तरह से शोषण किया जा रहा था। तो अब हम आ गए हैं पहले अध्याय की पहली इकाई के एक और बिंदु पर, जिसका नाम है जिसकी रूपरेखा है जीने का संघर्ष, जीवन जीते रहने का संघर्ष। तो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 में 23 मिलियन थी, जो कि 1789 तक बढ़कर 28 मिलियन हो चुकी थी, जो कि कारण था अनाज के लिए मांगों की बढ़ोतरी होने का। यानी जो जनसंख्या में वृद्धि आने के कारण अनाज की मांग में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो चली थी, और मांगों में यह वृद्धि काफ़ी तेज़ी से आई थी। और उस समय जो मांगों का दर था वो उत्पादन की दर से काफ़ी आगे निकल चुका था, जबकि जो उत्पादन का दर था वो पीछे रह गया था। उस समय ज़्यादातर काम करने वाले कार्यकर्ता जो थे वो कारखानों में काम किया करते थे या मजदूरी किया करते थे, और उनकी जो तनख्वाह थी वो मालिक के द्वारा तय की जाती थी, और जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होती थी, उसको कभी बढ़ाया नहीं जाता था। और इसी कारण कीमतों की वृद्धि तो होती चली गई, लेकिन जो तनख्वाह थी वहीं की वहीं अटकी थी। इस कारण से कीमतें काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, चीज़ों को खरीदने में लोगों को समस्याएं आना शुरू हो गई थी। और यही एक कारण था कि जिससे अमीर और गरीब के बीच का जो आर्थिक अंतर था वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला गया। इसके अलावा सूखा और ओलावृष्टि ने जो फसल थी उसको और ज़्यादा कम कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिससे कि हालात और ज़्यादा बिगड़ गए और बात जीविका संकट तक आ पहुंची, और लोगों को जीवन जीने का संकट अब दिखाई देने लगा। और यह जीवन जीने का संकट पूरा प्राचीन समय में, प्राचीन राजपाल दरबार में, प्राचीन राजतंत्र के समय में रोज़ देखने को मिलता था। तो अब यहाँ पर एक टेबल है जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि एक जीवन जीने का संकट कैसे शुरू होता है या कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले इसका कारण होता है बैड हार्वेस्ट, यानी बुरी फसल। बुरी फसल के होने के कारण अनाज की कमी होती है, और अनाज की कमी होने के कारण खाने की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, और इसी के कारण जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग होता है समाज का, वो खाने के लिए ब्रेड या डबल रोटी या पाव या अनाज नहीं खरीद पाता है। और इस कारण से 2 परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। एक तो शरीर का कमज़ोर होना, शरीर के कमज़ोर होने के कारण उसे बीमारियों या महामारी का संकट घेर लेता है, और आगे चलकर जिससे मृत्यु या मौत की संख्याओं में वृद्धि होने लगती है। और जो दूसरा परिणाम है लोगों के अनाज को ना खरीद पाने का, इससे होता है खानों के झगड़े, और खानों में होने वाले झगड़ों के कारण फिर से हमें मौत की संख्याओं में वृद्धि देखने को मिलती है। और अब जो पहली इकाई का जो तीसरा बिंदु है उसकी रूपरेखा कहती है कि जो उभरते हुए मध्यवर्गीय लोग थे उन्होंने कल्पना की विशेष अधिकारों की समाप्ति की। जो बड़े बड़े कुलीन लोगों और पादरियों को विशेष अधिकार थे उसकी समाप्ति के लिए अब ये लोग लड़ने लगे, कष्ट करने लगे, संघर्ष करने लगे और इसकी कल्पना करने लगे। अब जो भूतकाल था, जो बीता हुआ समय था, अतीत के समय में जो किसानों और कार्यकर्ताओं ने विद्रोह किया था,
बढ़ते हुए टैक्सेस के खिलाफ और अनाज की कमी के खिलाफ। लेकिन उस समय उनके पास साधनों और कार्यक्रमों की कमी थी, जिस कारण से वे इसका पूरा समाधान नहीं कर पाए थे। और उसी कारण ये जो विद्रोह की कमान थी, उन्होंने ऐसे लोग मध्यवर्गीय लोगों को दी थी जिनके पास समृद्धि थी, यानी जो समृद्ध लोग थे उनका एक संगठन था, उनको सौंप दी। और जो एजुकेटेड लोग थे, जिनके पास एजुकेशन की शिक्षा का जरिया था और जिनके पास नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, नए नए उपाय सूझ रहे थे, उनको इस विद्रोह की कमान निचले तबके के द्वारा सौंप दी गई। अब जो 18वीं सदी थी, जो 18वीं शताब्दी थी, वो इस चीज़ की साक्षी रही कि उसने देखा कि एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ है, जिसको कहा गया मध्यवर्गीय समाज या मिडिल क्लास ग्रुप, जो कि अपनी संपत्ति को बनाया करते थे, जो कि अपनी संपत्ति कमाया करते थे समुद्र पार जाकर व्यापार करके और सामानों का निर्माण करके, जिसमें शामिल है हमारी सूती और ऊनी कारखाने। और ये सूती और ऊनी जो वस्त्र या जो भी वो बनाया करते थे, उनको उन्होंने निर्यात किया बड़े बड़े अलग देशों में, और इसके अलावा देश में मौजूद अमीर लोगों को भी वे बेचकर धन कमाया करते थे और अर्जित किया करते थे। अब इस समय का जो तीसरा वर्ग था, उसमें न केवल शामिल थे व्यापारी और निर्माणकर्ता, बल्कि यहाँ पर इसमें शामिल थे हमारे वकील और शासन से संबंधित अधिकारी, और इसके अलावा एक शिक्षित वर्ग, और जो कि विश्वास रखता था कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार बंद होना चाहिए, और जो सामाजिक पद है वो प्राप्त होना चाहिए एक व्यक्ति की मेरिट, एक व्यक्ति की शिक्षा, किसी व्यक्ति की योग्यता के द्वारा। और इस तरह के जो विचार हैं वे आधार बने एक ऐसे समाज का जो कि स्वतंत्रता, बराबर नियमों और अवसरों पर आधारित था। यानी कि ऐसे ही विचारों से स्वतंत्रता, बराबर कानून और अवसरों पर आधारित समाज का निर्माण हो पाया, जो कि ऐसे विचार कुछ दार्शनिकों यानी फिलोसोफर्स के द्वारा गढ़े गए थे, जिनमें से दो का नाम है जॉन लैक और जीन जैकिस रूसो। इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें राजा के जो निरंकुश अधिकार थे उनका खंडन किया था, राजा की दैवीय शक्तियों का खंडन किया था। रूसो ने अपने विचारों के द्वारा एक सरकार का एक ऐसे रूप की चर्चा की जो कि सामाजिक अनुबंध पर आधारित हो, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो, उन दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठाया जाए, इन दोनों के बीच, लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार के रूप की चर्चा की रूसो ने। इसके अलावा एक और दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, और उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति का विभाजन की बात की है, जिसमें शामिल है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि आज हमारे देश में भी लागू है। तो अब आपको यह जानकारी है कि ये जो तंत्र आज जो ज़्यादातर देशों में लागू है, वो किसके द्वारा, किसके विचार के द्वारा सामने रखा गया था। और इस तरह की जो सरकार थी, इस मॉडल की जो गवर्नमेंट थी, वो सबसे पहले यूएसए में यानी कि अमेरिका में लागू की गई थी। और इस तरह का जो सरकार का तंत्र था वो काफ़ी ज़्यादा सफल सिद्ध हुआ, और यही कारण था जिससे यही कारण था कि जो फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए जो अमेरिका का संविधान था और उसमें दी गई जो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी थी, वो एक प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। एक महत्वपूर्ण स्रोत जो प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत, जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़कर एक सही निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया। और दार्शनिकों के इन विचारों को अब लोगों के बीच में किताबों और अखबारों के जरिए पढ़ा जाने लगा। लोग कॉफ़ी, सैलूनों और अलग अलग पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक स्थानों पर इसको पठन करने लगे, और जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते थे उनके लिए समूहों में इसको तेज़ आवाज़ में पढ़ा जाने लगा। और इन्हीं विचारों के कारण लोगों में जागरूकता फैली, और इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए जो फिर से कर लगाया जा रहा था, उसकी खबर से विशेष अधिकार वाली जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध गुस्सा भड़का और फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। तो पहले अध्याय की जो पहली इकाई थी वो यहाँ पर समाप्त हुई, संपन्न हुई।
तो फ्रांसीसी क्रांति के दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को हम इस श्रृंखला की अगली वीडियो में समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और आपको जानकारी और ज्ञान का सम्मिलित सार यदि इस वीडियो में मिला हो और आपको जरा भी मनोरंजन प्राप्त हुआ हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बनी रहिए फन स्टडी के साथ।